स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, हम फ़ोन ज़्यादा देखते हैं, बच्चे भी लैपटॉप पे काम करते हैं, तो हमारा पोस्चर है वो डिस्टर्ब्ड है। अलाइनमेंट हम आगे ऐसे झुक के ऐसे फ़ोन को देखते हैं, एक पर्टिकुलर पोजीशंस में मांसपेशियाँ रहेंगी और काफ़ी लंबे समय तक रहेंगी, तो धीरे धीरे उनमें डिफॉर्मिटीज़ हो जाएंगी, वो वीक हो जाएंगी। जैसे हम स्क्रीन पे काम कर रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो हम चीज़ रीड कर रहे हैं उससे हमारे आइज़ का 10 डिग्री का एंगल हो, वो ज़्यादा नीचे ना हो ताकि हमारी नेक फ्लैक्स ना रहे, ऐसे ना हो। कंटिन्यूस हम काम ना करें, कंटिन्यूस स्क्रीन टाइम ना हो। इन बिटवीन आफ्टर हाफ आवर हम टारगेट लेके चलें कि आफ्टर एवरी हाफ आवर हमें ब्रेक लेना है। जिनका प्रोफेशन ऐसा है कि उनको स्क्रीन टाइम जिनका ज़्यादा है, लैपटॉप पे ज़्यादा काम करते हैं, वो अपना डेली 5 to 10 मिनट्स लगते हैं ये एक्सरसाइजेज करें। आइसोमेट्रिक नेक एक्सरसाइजेज होती हैं। फिजियोथेरेपी के अंदर क्या होता है, मसल स्ट्रेंथ पे काम किया जाता है, रेजिस्टेंस के साथ काम किया जाता है। बाकी काफ़ी योगा के जो पोस्चर्स हैं वो फिजियोथेरेपिस्ट में कारगर हैं। ऐसे मरीज़ होते हैं जो कोल्ड से काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, तो हमें ऐसी कंडीशंस को अवॉइड करना चाहिए। जैसे हम नॉर्मली गर्मी में ज़्यादा लो टेम्परेचर पे एसी रखते हैं, तो वो हमें अवॉइड करना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका मैं अब ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, जो स्टेट भी खेल चुके हैं अंडर 14 में, और उनको कभी कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो मैं हमेशा उनके लिए तैयार रहता हूँ। नमस्कार, मैं हूं कोमल राव। एनजे पर आज हमारे साथ मौजूद हैं इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट के जिला प्रधान राजेश धनखड़ जी। राजेश जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। स्वागत। राजेश जी फिजियोथेरेपिस्ट के जिला प्रधान के साथ साथ रेवाड़ी के वेदांता हॉस्पिटल में बतौर सीनियर कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट का भी काम कर रहे हैं, और आज हम इनसे चर्चा करेंगे उन बीमारियों के बारे में जिनमें फिजियोथेरेपी अधिक कारगर होती है। कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिनमें दवाइयों से अधिक फिजियोथेरेपी कारगर होती है, तो उन्हीं सब पे आज हम इनसे चर्चा करते हैं। राजेश जी, सबसे पहले यही बताइए किन बीमारियों में फिजियोथेरेपी अधिक कारगर है? मैम देखिए, जो हमारे मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे हड्डियों और मसल्स की, उनमें फिजियोथेरेपी बहुत इफ़ेक्टिव है। और पोस्ट इंजरी, जैसे आपको कोई चोट लगी है आपका, उसके बाद फिजियोथेरेपी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमारी जैसे स्पाइन की प्रॉब्लम्स हैं और कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, उनमें फिजियोथेरेपी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और उसके बहुत अच्छे सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स हैं। और पैरालिसिस केसेस में फिजियोथेरेपी, मैं बेसिकली आपको बोलूं तो फिजियोथेरेपी एक बहुत ही वाइड रेंज ऑफ डिजीज़ को कवर करता है, जिनमें फिजियोथेरेपिस्ट की एक सिग्निफिकेंट रोल होता है पेशेंट के रिहेबिलिटेशन में, रिकवरी में। अभी आपने पैरालिसिस की बात की, आम भाषा में बोले तो जिनको हवा लग जाती है, लकवा मार जाता है, उन केसेस में फिजियोथेरेपी कितनी कारगर है और क्या उसका प्रोसेस होता है? मैम देखिए, ये जो ऐसे पेशेंट्स होते हैं, इनके अंदर फिजियोथेरेपी के बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट्स हैं, और जो परसेंटेज ऑफ रिकवरी है वो डिपेंड करती है कि पेशेंट को किस लेवल पे इंजरी है और कितना उसका अफेक्ट है उस इंजरी का। और रिहेबिलिटेशन में कुछ पेशेंट्स में 100% भी रिकवरी आती है, और कुछ में, इसमें ना हम पहले असेस करते हैं पेशेंट को, उसकी मसल स्ट्रेंथ को, कोग्निटिव और न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट होती है। फिर हम पेशेंट का ट्रीटमेंट प्लान करते हैं, एक प्रोटोकॉल सेट करते हैं, उस पर काम करते हैं, और उसके बाद रिजल्ट्स पेशेंट का जो लेवल ऑफ इंजरी है उसके अकॉर्डिंग उसके रिजल्ट्स आते हैं। आजकल एक बीमारी है सर्वाइकल, यूथ और टीनेजर्स में काफी अधिक देखी जा रही है। आप सर्वाइकल के पीछे वजह क्या मानते हैं और इसमें फिजियोथेरेपी कितनी कारगर है? मैम सर्वाइकल के देखो, अब हमारे पास ना यंग पेशेंट्स हैं, इवन चिल्ड्रंस हैं। इसका जो मेन कोज है वो है हमारी मसल्स वीक हो जाती हैं। जो सर्वाइकल मसल्स हैं, जो नेक के अराउंड मसल्स हैं, उनकी वीकनेस हो जाती है। बेसिकली क्या होता है कि जो बोन्स को अलाइन, एक प्रॉपर जो एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल पोजीशन है बोन्स की, उनको मेंटेन करने के लिए हमारी मांसपेशियां और वी कैन से मसल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, जो बोन्स को एक प्रॉपर पोजीशन पे अलाइन करें। अभी क्या है कि हमारा पोस्चर है, स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, हम फ़ोन ज़्यादा देखते हैं, बच्चे भी लैपटॉप पे काम करते हैं, तो हमारा पोस्चर है वो डिस्टर्ब्ड है। अलाइनमेंट
लाइक हम आगे ऐसे झुक के ऐसे फ़ोन को देखते हैं तो जो हमारा नेचुरल पोस्चर है वो डिस्टर्ब हो जाता है। उससे क्या होता है कि हमारी मसल्स वीक हो जाती हैं, एक पर्टिकुलर पोजीशंस में मांसपेशियां रहेंगी और काफ़ी लंबे समय तक रहेंगी, तो धीरे धीरे उनमें डिफॉर्मिटीज़ हो जाएंगी, वो वीक हो जाएंगी। उससे हमारी बोन्स की अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो जाती है और हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस और ब्रैकेल्जिया ऐसी और बीमारियां हैं जिनको हम डेवलप कर लेते हैं बॉडी में। और इसमें फिजियोथेरेपिस्ट का रोल होता है। फिजियोथेरेपिस्ट असेस करता है कौन सी मसल्स वीक हैं, कहाँ पे डिस्टरबेंस है बेसिकली जो पेशेंट हमारे पास आया है उसमें। फिर उसके बाद उसका ट्रीटमेंट प्लान होता है। पर्टिकुलर एक पेशेंट और एक सिंगल और पेशेंट ओरिएंटेड प्रोग्राम बनाते हैं। जो मसल्स वीक्स हैं उन पे काम करते हैं, उनकी स्ट्रेंथनिंग करते हैं। पहले जो मसल्स हैं जो वीक हो गई हैं वो इन्फ्लेम्ड हो चुकी हैं, तो पहले उनका ट्रीटमेंट करते हैं। डिफरेंट मोडेलिटीज़ होती हैं हमारे पास, जैसे कि शॉर्ट वेव डायथर्मी, टेंस, अल्ट्रासोनिक थेरेपी, लेजर थेरेपी। उनसे जो इन्फ्लेम्ड मसल्स हैं उनको हील करते हैं। आफ्टर दैट वी डिजाइंड ए एक्सरसाइज प्रोग्राम फॉर द पेशेंट। पर्टिकुलर प्रोग्राम जो पेशेंट के लिए रिक्वायर्ड होता है, एक स्पेसिफिक प्रोग्राम डिजाइन करते हैं और उस पर काम करते हैं। ये जो आपने ट्रीटमेंट का पूरा प्रोसेस बताया, अब जो वर्किंग लोग हैं उनके लिए 8-9 घंटे शिफ्ट में बैठना आम बात है, वो उसे छोड़ नहीं सकते, करना ही पड़ेगा, उन्हें सिटिंग चाहिए ही उन्हें उतनी। तो पहले इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कि ट्रीटमेंट तक बात ही ना जाए, सर्वाइकल की दिक्कत हो ही ना? मैम देखिए, इसमें ना हमारा जो पोस्चर है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे हम स्क्रीन पे काम कर रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो हम चीज़ रीड कर रहे हैं उससे हमारे आइज़ का 10 डिग्री का एंगल हो, वो ज़्यादा नीचे ना हो ताकि हमारी नेक फ्लैक्स ना रहे, ऐसे ना हो, वो ऐसे रहे स्क्रीन इस तरह से। तो ऐसे स्क्रीन रहेगी तो हमारे, देखो अब आप देख रहे होगे मेरी नेक स्ट्रेट है और मैं नीचे ले जाता हूँ तो फ्लैक्स्ड पोजीशन में आ जाती है, मतलब झुक जाती है आगे की तरफ। जैसे ही नेक झुकेगी तो ये मसल्स हैं ये लूज होने लग जाती हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि हमारा पोस्चर। सेकंड क्या है कि कंटिन्यूस हम काम ना करें, कंटिन्यूस स्क्रीन टाइम ना हो। इन बिटवीन आफ्टर हाफ आवर हम टारगेट लेके चलेंगे, आफ्टर एवरी हाफ आवर हमें ब्रेक लेना है। तो हम काम में व्यस्त हो जाते हैं, तो ऐसा है कि हम एक टारगेट लेके चलेंगे तो आपको 30-40 मिनट्स के बाद एक ब्रेक लो, थोड़ा मसल्स को रिलैक्स करो, स्ट्रेच करो, साइड फ्लैक्स करो और अपना थोड़ा शोल्डर्स को स्ट्रेच कर लीजिए ऐसे, ठीक है। पीछे नेक को रोटेट करके थोड़ा रिलैक्स करो। और उसके साथ साथ कुछ एक्सरसाइजेज हैं, आइसोमेट्रिक नेक एक्सरसाइजेज होती हैं। जो लोग ज़्यादा, जिनका प्रोफेशन ऐसा है कि उनको स्क्रीन टाइम जिनका ज़्यादा है, लैपटॉप पे ज़्यादा काम करते हैं, वो अपना डेली 5 to 10 मिनट्स लगते हैं ये एक्सरसाइजेज करें। आइसोमेट्रिक नेक एक्सरसाइजेज होती हैं। तो इससे हम ये जो सर्वाइकल जैसी प्रॉब्लम्स हैं, वर्टिगो और हेडेक, बिकॉज कुछ पेशेंट्स में हेडेक भी एक क्लिनिकल फीचर होता है बिकॉज ऑफ दिस सर्वाइकल प्रॉब्लम, तो इनसे हम बच सकते हैं। अभी आपने हेडेक की बात करी, आजकल देख रहे हैं जो नॉर्मल दर्द है, घुटनों का दर्द हो गया, पैरों में वैसे दर्द, कमर में दर्द, गर्दन में दर्द बहुत आम हो गया है लोगों में। इसमें फिजियोथेरेपी का है कोई रोल? हाँ, घुटनों के दर्द में बहुत सिग्निफिकेंट है। घुटनों में जो दर्द है बेसिकली वो जो हमारी घुटनों के अराउंड सराउंडिंग जो मसल्स हैं, क्वाड्रिसेप्स मसल्स होते हैं यहाँ पे थाई में, ये वीक हो जाती हैं। एज प्रोसेस, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो मसल्स एक नेचुरल फिनोमेना है, वीक हो जाती हैं। हम उनकी एक्सरसाइजेज नहीं करते, तो उसमें तो बहुत सिग्निफिकेंट है फिजियोथेरेपी। हमें अपने रेगुलर घुटनों की मसल्स के लिए एक्सरसाइजेज करना चाहिए। ये आप ऑफिस में भी कर सकते हैं यदि आपके पास टाइम नहीं है, तो जब आपको ब्रेक मिलता है तो एक ये घुटनों के लिए तो एक सिंपल सी एक्सरसाइजेज होती हैं, वो हम पेशेंट्स को बता देते हैं, तो वो ब्रेक इन बिटवीन द ब्रेक अपनी चेयर पे भी बैठ के कर सकते हैं। एक और बीमारी है ओस्टोपोरोसिस, आई गेस बढ़ती एज के साथ ये बीमारी होती है। इसमें फिजियोथेरेपी का क्या रोल है? इसमें फिजियोथेरेपी कारगर है? हाँ जी, ओस्टियोपोरोसिस में क्या होता है कि जो हमारी बोन्स की जो स्ट्रेंथ है, जैसे जैसे बोन्स डेंसिटी वो डिक्रीज हो जाती है जैसे जैसे एज प्रोसेस होता है।
तो बेसिकली क्या होता है, हमारी बोन्स और हमारी मसल्स वो एक यूनिट में काम करती हैं हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करने के लिए। तो हमारी जब बोन्स वीक हो गई तो हम उस जो पर्टिकुलर बोन्स हमारी जहाँ वीक हैं उनके सराउंडिंग जो मसल्स हैं उनको हम स्टैंड अप करेंगे, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे, उनकी ताकत बढ़ाएंगे, तो ओबियसली हमें जो प्रॉब्लम है उसको कम फेस करना पड़ेगा और हम अच्छे से अपने एक्टिविटीज़ जो डेली एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ है वो कर पाएंगे। खेल जगत और फिजियोथेरेपी का एक गहरा संबंध रहा है। जो खिलाड़ी होते हैं उनकी फिजियोथेरेपी चलती रहती है, लेकिन जब ऐसा होता है कई बार खेल में उन्हें फ्रैक्चर हो जाता है या उसके बाद की जो स्थिति होती है उसमें फिजियोथेरेपी उनके लिए कितनी लाभदायक होती है? मैम इसमें तो टोटल फिजियोथेरेपिस्ट का ही काम होता है, क्योंकि सर्जन ने ऑपरेट कर दिया है, अलाइंड कर दिया है बोन को, उसके बाद हीलिंग है और आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड फिजियोथेरेपिस्ट का रोल स्टार्ट हो जाता है। इवन फर्स्ट डे से ही स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि बेसिकली जो मसल्स एक पेशेंट है वो उसको चोट लग गई, फ्रैक्चर्ड है, तो उसको बेड रेस्ट के लिए बोला जाएगा। तो उस टाइम पे क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके घुटने में फीमर बोन में फ्रैक्चर हो गया जो घुटने से अबो बोन है, तो हमें बेड रेस्ट दे दिया जाएगा, हमारे कास्ट लग जाएगी प्लास्टर की। तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो हमारी मसल्स हैं, कुल्ले की जो मसल्स हैं, कुल्ले के जो चारों तरफ मसल्स हैं, एंकल के टखने के जो चारों तरफ मसल्स हैं, वो वीक हो जाती हैं क्योंकि उनका मूवमेंट नहीं होता। तो आफ्टर ऑपरेशन फर्स्ट डे फिजियोथेरेपिस्ट का रोल स्टार्ट होता है। वो वहाँ पे मसल्स की स्टैंडिंग करता है, कुछ आइसोमेट्रिक्स एक्सरसाइजेज करता है, कुछ एक्टिव एक्सरसाइजेज करवाता है पेशेंट से, कुछ स्टैंडिंग एक्सरसाइजेज करता है। फिर जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है, वेट बेयरिंग स्टार्ट होती है, उसके बाद जो पर्टिकुलर कास्ट निकाल दी जाती है, तो पेशेंट को कुछ पेशेंट्स में स्टिफनेस हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे घुटने के अराउंड हमें प्रॉब्लम थी, जैसे कि फीमर फ्रैक्चर थी, तो हमारा घुटना जो रेंज ऑफ मोशन है, घुटने का जो नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन है वो कम हो जाता है, वो स्टिफ हो जाता है। तो वहाँ पे पेशेंट को एक फिजियोथेरेपिस्ट की वहाँ भी ज़रूरत पड़ती है। वो मोबिलाइज करता है, मसल्स को स्टैंड अप करता है, मैनुअल थेरेपी करता है, ताकि उसकी नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन रिस्टोर हो जाए और पेशेंट नॉर्मल अपनी लाइफ में वापस आ जाए। और वो आप खिलाड़ी की पूछ रहे थे, तो हम यहाँ कहेंगे वो खिलाड़ी वापस से अपना रूटीन में आ जाए और दोबारा से अपना स्पोर्ट्स में कंटिन्यू कर सके। जो ये खिलाड़ी होते हैं इनकी एक्सरसाइज या ये कहें योगा, ये लगातार ही चलते रहते हैं। योगासन और फिजियोथेरेपी को आप किस तरह देखते हैं? क्या ये दोनों एक ही नहीं है? मैम योगासन और फिजियोथेरेपी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ आसन्स हैं, पर्टिकुलरली उनको नाम दे रखा है और हम लोगों को उनको टेक्निकली मसल्स की स्टैंडिंग करवाते हैं। और आसन में स्टैंडिंग पे ज़्यादा फोकस नहीं रहता, उसमें एक पर्टिकुलर पोस्चर को मेंटेन किया जाता है। बट ये एक डिफरेंस है। और फिजियोथेरेपी के अंदर क्या होता है, मसल स्ट्रेंथ पे काम किया जाता है, रेजिस्टेंस के साथ काम किया जाता है। बाकी काफ़ी योगा के जो पोस्चर्स हैं वो फिजियोथेरेपिस्ट में कारगर हैं, वो स्टिफनेस को कम करने के लिए और मोबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। माइग्रेन में फिजियोथेरेपी का क्या रोल है? माइग्रेन में मैम फिजियोथेरेपी की जैसे जो हमारी नेक के सराउंडिंग मसल्स हैं और वहाँ से भी ओरिजिन होता है, वो पेन रेडिएट हो जाता है, तो हम फोकस करते हैं कि आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज से जो नेक मसल्स हैं, सर्वाइकल लेवल की जो मसल्स हैं, उनको स्टैंड अप करें और पेशेंट को ये काफ़ी हेल्प करता है। जैसे बारिश का मौसम आता है या कोई भी ठंडा गर्म मौसम चलता रहता है, बदलाव आता है, तो शरीर के कुछ हिस्सों में दर्द हो जाता है। अचानक से बैक पेन हो गया, वो दर्द ऐसा लगातार नहीं होता, लेकिन वो अचानक से आने वाला दर्द होता है। उसमें हम क्या कर सकते हैं, कैसे उसका बचाव कर सकते हैं? मैम उसके बचाव के लिए हमें बेसिकली क्या है कि ऐसी सिचुएशंस को अवॉइड करना चाहिए जिन सिचुएशंस, जिन कंडीशन से हम प्रोन हैं उस पेन की। कुछ ऐसे मरीज होते हैं जो कोल्ड से काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, तो हमें ऐसी कंडीशंस को अवॉइड करना चाहिए। जैसे हम नॉर्मली गर्मी में ज़्यादा लो टेम्परेचर पे एसी रखते हैं, तो वो हमें अवॉइड करना चाहिए। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जैसे अर्थराइटिस के जो
मॉर्निंग स्टिफनेस जिनको होती है, तो उनके लिए क्या होता है कि हम सुबह सुबह कुछ उनको बताते हैं एक्सरसाइजेज, मोबिलिटी एक्सरसाइजेज, कि आप अपना दिन स्टार्ट करने से पहले एक्सरसाइजेज कीजिए, और कुछ उनको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। फिजियोथेरेपी में डाइट का भी कोई रोल होता है? हाँ मैम, डाइट का बहुत सिग्निफिकेंट रोल है। डाइट का क्या है कि हमारी जो मसल्स और बोन्स हैं उनमें विटामिन डी, जैसे बोन्स में विटामिन डी का लेवल सही होना चाहिए, वो जो नॉर्मल है वो मेंटेन रखना चाहिए हमें। डाइट मसल्स के लिए प्रोटीन है तो प्रोटीन इनटेक हमारा प्रॉपर होना चाहिए, और ग्रीन वेजिटेबल्स का इंटेक ज़्यादा होना चाहिए, फ्रूट्स ज़्यादा होना चाहिए, पानी का इंटेक ज़्यादा होना चाहिए। तो ये पर्टिकुलरली पेशेंट टू पेशेंट, जैसे पेशेंट की जो कंडीशन है, पेशेंट का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, कुछ लोग लीन होते हैं, कुछ ओबीज होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही पूरा वेट का हम एनालिसिस करते हैं। फिर उसके बाद उसको डाइट बताई जाती है कि आपके लिए ये डाइट बेस्ट है। कुछ पेशेंट्स में कुछ डेफिशिएंसीज होती हैं पर्टिकुलर, तो उनके अकॉर्डिंग उनको डाइट बताई जाती है। चलिए अभी हम समापन की ओर बढ़ते हैं। बतौर फिजियोथेरेपिस्ट आपकी क्या क्या उपलब्धियां रही हैं? जैसा कि हमने बताया आप एक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं, तो आपकी क्या उपलब्धियां रही हैं कि अवार्ड से आपको नवाजा गया है? मैम 2018 के अंदर मुझे दिल्ली के अंदर बेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट इन रूरल हरियाणा का अवार्ड मिला है। टाइम साइबर मीडिया ने अवार्ड ऑर्गेनाइज किया था, और हेल्थ मिनिस्टर, एक्स हेल्थ मिनिस्टर थे दिल्ली गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, उन्होंने मेरे को अवार्ड दिया था। उसके बाद मुझे स्वाभिमान सम्मान अवार्ड से इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस 2018 में फिजियोथेरेपी कॉन्फ्रेंस थी रोहतक में, वहाँ पे मेरी अच्छी सेवाओं के लिए मुझे ये अवार्ड मिला था। उसके बाद 2022 में आर्टेमिस हॉस्पिटल द्वारा फिजियो भारत कंडक्ट किया गया था, वहाँ पे मुझे सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन अवार्ड क्लिनिकल से नवाजा गया है। फिर मैम 2023 में फिजियो कनेक्ट सेकंड में मुझे क्लिनिकल एमिनेंस अवार्ड सीनियर कैटेगरी में मिला है। ये एक कॉन्फ्रेंस थी फिजियो कनेक्ट सेकंड, जो कि एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज फरीदाबाद ने कंडक्ट की थी। अभी रिसेंटली 11 अगस्त को आर्टेमिस हॉस्पिटल में एक कॉन्फ्रेंस थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस फिजियो भारत 5, उसमें मुझे प्रोफेशनल कंट्रीब्यूशन अवार्ड से नवाजा गया। और मैं ये तो मेरे अवार्ड्स हैं, बाकी हम लोग कैंप्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं, और गांव में जाके कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं, और रूटीनली मैं ऐसे एक्टिविटीज़ करता रहता हूँ। और मैं आपको एक चीज़ और शेयर करूँगा, हमारे रेवाड़ी के दर्शक तो जानते होंगे कि हमारे एक टेकचंद भाई हैं जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप में पैरा ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया था, उनका मैं पर्सनल फिजियोथेरेपिस्ट भी रह चुका हूँ। हाँ, वो बावल से ही हैं, तो उनको इंजरी हो गई थी इन बिटवीन, शोल्डर प्रॉब्लम थी, तब मैं उनका पर्सनल फिजियोथेरेपिस्ट था। अभी भी एक यहाँ पे हमारे रेवाड़ी में एक नेक्स्ट एरा स्पोर्ट्स एकेडमी है, वहाँ पे बडिंग क्रिकेटर्स हैं हमारे पास, तो वहाँ से भी बच्चे आते हैं मेरे पास। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका मैं अब ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, जो स्टेट भी खेल चुके हैं अंडर 14 में, और उनको कभी कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो मैं हमेशा उनके लिए तैयार रहता हूँ अपना बेस्ट देने के लिए। धन्यवाद, आपने हमें समय दिया।